गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि ठीक है या नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए तब तक एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। RAC। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए एक बार लास्ट क्लास में मुझे बताइएगा आपका अगर कोई डाउट है। ठीक है, पिछली जितनी भी क्लासेस अगर हुई हैं इसमें अगर किसी का कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकता है। फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिपल पॉइंट से। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? चलिए, अगर कोई बच्चा जानता है ट्रिपल पॉइंट के बारे में तो वो बिल्कुल बता सकता है। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट से आप क्या समझते हो? ठीक है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसे कहा जाता है त्रिक बिंदु। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बच्चे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करेंगे तो वो तीन फेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के लिए हम बात करते हैं सॉलिड की। ठीक है, वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा और साथ ही साथ गैसियस फेज में होता है। ठीक है, गैस अवस्था में होता है। चलिए एक बार देखते हैं कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। बच्चे, क्या मैंने आपसे कहा कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी भी पदार्थ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कोई भी पदार्थ जो होगा यह बेसिकली तीन फेज में या थ्री फेजेस, ठीक है, या तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तीन अवस्थाओं में ये पाया जाता है, सभी को पता है, बहुत कॉमन सी चीज है। ठीक है, और ये तीन फेजेस, तीन स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? ये होती है सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। ठीक है, या हम कह सकते हैं गैसियस फेज। चलिए, तो बच्चे अगर हम ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट क्या होगा यहाँ पर? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट किसी पदार्थ का वह बिंदु होता है जिस पर तीनों फेज यानी कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर ये तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो हम बात करें ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु। क्या होगा? ऐसा तापमान और दबाव जिसमें किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल और वाष्प एक साथ संतुलन में रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम की बात करोगे तो यहाँ पर जो पॉइंट ए दिखाया गया है, ठीक है, इस पॉइंट ए को ही हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट ए को ही कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा। चलिए, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, और ट्रिपल पॉइंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया? जहां पर कोई भी पदार्थ सॉलिड, लिक्विड और वेपर इन तीनों ही स्टेट्स में एक साथ इक्विलिब्रियम में होता है, इसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। चलिए, फिर बच्चे आपको यहाँ पर कुछ लाइनें दिख रही होंगी। ठीक है, जैसे आप देखोगे ए और डी। ठीक है, एक लाइन आपको ये दिख रही होगी, मैं एक बार इसे डार्क कर देता हूँ। एक लाइन आपको यहाँ दिख रही होगी, एक लाइन आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, ए बी, और साथ ही साथ एक लाइन आपको दिख रही होगी ये वाली। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर तीन लाइनें आपको दिख रही होगी। ठीक है, क्या है? एक आपको ए सी दिख रही होगी, एक आपको ए डी दिख रही होगी और एक आपको ए बी दिख रही होगी। ठीक है, चलिए बच्चे, अगर पीटी डायग्राम पर, अगर प्रेशर डायग्राम पर हम इस रीजन की बात करें, ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है,
इस रीजन में अगर कोई भी सब्सटेंस है, इस रीजन में अगर कोई भी पदार्थ है, यह होगा सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में। ठीक है, अगर इस लाइन के इधर इधर कोई भी सब्सटेंस होगा, यह कौन से स्टेट में होता है? ये होता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं इसे, यह होगा सॉलिड स्टेट में। चलिए फिर बच्चे अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, ये पूरा टी से लेकर ए तक और फिर ए से लेकर बी तक। ठीक है, अगर इस रीजन में कोई भी सब्सटेंस आपको मिलेगा, ठीक है, इस रीजन में अगर कोई भी सब्सटेंस होता है, यह होता है गैसियस फेज में, ठीक है, या गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों के अगर बीच की हम बात करेंगे, ठीक है, इस लाइन के और इस लाइन के बीच की अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें अगर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये होता है लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में। ये होता है लिक्विड यानी कि तरल अवस्था। चलिए ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करें लाइन ए और डी को, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्यूजन लाइन। ठीक है, अगर इस लाइन की मैं आपसे बात करूंगा, इसे कहा जाता है फ्यूजन लाइन। ठीक है, अगर इस लाइन की मैं बात करूंगा, इसे कहा जाता है वेपोराइजेशन लाइन। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन लाइन। और अगर इस लाइन की हम बात करते हैं, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन लाइन। ठीक है, अगर इस नीचे वाली लाइन की बात करूंगा, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। चलिए फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा बच्चे, हम बात कर रहे हैं ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है त्रिक बिंदु। ट्रिपल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ऐसा पॉइंट जिस पर तीनों फेज, ठीक है, यानी कि सॉलिड, जब आप देखोगे पॉइंट ए किससे लगा हुआ है? किसी सॉलिड फेज से भी लगा हुआ है। पॉइंट ए के अगर इधर हम देखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिक्विड भी दिखाई देगा। अगर पॉइंट ए के नीचे की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको गैसियस फेज भी बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जिस पर तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, अगर लाइन ए डी की हम बात करेंगे, इसे कहा जाता है फ्यूजन लाइन। ठीक है, अगर ए बी की हम बात करेंगे, इसे कहा जाता है वेपोराइजेशन लाइन। और अगर हम लाइन ए सी की बात करेंगे, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन लाइन। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो बच्चे अगर ए डी की हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोई प्रेशर ले लिया, ठीक है, और इस प्रेशर पर हम अगर किसी सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करा दें, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करा देते हैं, तापमान इंक्रीज करा देते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई सब्सटेंस है, वो किसी स्टेट में होगा? सॉलिड में होगा। ठीक है, जैसे ही हम उसका टेम्परेचर राइज कराते जाएंगे, वह किस में बदल जाएगा? वह बदल जाता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेल्टिंग। ठीक है, तो लाइन एडी के अक्रॉस क्या होती है? यहाँ पर मेल्टिंग होती है। साथ ही साथ अगर हम किसी सब्सटेंस का कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर डिक्रीज करा दें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, सब्सटेंस है लिक्विड स्टेट में, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करा देंगे हम लोग, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? वह कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, जिसे कहा जाता है फ्रीजिंग। ठीक है, तो इस लाइन के अक्रॉस हम क्या देख रहे हैं? इस लाइन के अक्रॉस हम देख रहे हैं मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। मेल्टिंग क्या है? अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, उस सॉलिड का कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करा देते हैं, तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहा जाता है मेल्टिंग। इसी तरह अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, उस लिक्विड का कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करा दें, तो इसे कहा जाता है फ्रीजिंग। ठीक है, चलिए फिर बच्चे आते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, फिर बात करते हैं लिक्विड और वेपर के बीच में क्या कहानी रहेगी। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है और वह किसी स्टेट में है। मैंने कहा वह लिक्विड स्टेट में। ठीक है, कोई सब्सटेंस है और वह स्टार्टिंग में लिक्विड स्टेट में है, तरल अवस्था में है। ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करा दूंगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कराते गए कराते गए कराते गए कराते गए, ठीक है, और इस वेपराइजेशन लाइन को जैसे ही हम पार करेंगे, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पर आने पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है वेपराइजेशन। ठीक है, जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे?
उसे कहा जाता है वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन की अगर हिंदी में बात करें तो वेपराइजेशन को हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। इसी तरह कंडेंसेशन को हिंदी में हम कहते हैं संघनन। ठीक है, तो हमारे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड का हमने कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर इंक्रीज कराया तो लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट हो गया, जिसे कहा जाता है वेपराइजेशन। इसी तरह अगर हमारे पास वेपर है, ठीक है, और इस वेपर का कांस्टेंट प्रेशर पर हम टेम्परेचर डिक्रीज कराते जाएं, ठीक है, जो भाप है, भाप को अगर हम ठंडा करते जाएं तो यह भाप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यह भाप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कहा जाता है कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ठीक है, तो लाइन एडी के अक्रॉस हमने जाना कि मेल्टिंग क्या होती है और फ्रीजिंग क्या होती है। इसी तरह लाइन ए बी के अक्रॉस हमने क्या जाना कि वेपोराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर बच्चे अगर नीचे वाली लाइन की हम बात करेंगे, जो लाइन एसी आपको दिख रही होगी, इस लाइन एसी के अक्रॉस हम क्या देखते हैं, इस लाइन एसी के अक्रॉस हम देखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो बच्चे अगर इस पूरे रीजन की मैं बात करूंगा, इस रीजन में अगर कोई सब्सटेंस है वह कौन सी स्टेट में होगा, वह होगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, चलिए मैं अभी यहां पर हूं, ठीक है, तो सब्सटेंस किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और कांस्टेंट प्रेशर पर अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराते जाऊंगा तो यह डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर पानी है तो हम क्या बोलेंगे, वह डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, और हिंदी में ये वर्ड आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर सब्सटेंस गैसियस फेज में है, ठीक है, अगर वह गैस अवस्था में है और कांस्टेंट प्रेशर पर उसका हम टेम्परेचर डिक्रीज कराएं तो गैस से वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहा जाता है डिपोजिशन। ठीक है, और हिंदी में से कहते हैं निक्षेप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि मेल्टिंग किस तरह से होती है, फ्रीजिंग किस तरह से होती है। ठीक है, इसी तरह वेपोराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, और साथ ही साथ सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल सीधे सीधे याद रखनी है। चलिए तो यहां तक एक बार देखिएगा, किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकता है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए जल्दी से सभी लोग एक बार यहां तक आ जाओ। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा। इजी है तो आप बचपने से पढ़ते आ रहे होंगे यार, ये सारी चीज़ें तो क्लास 9 से स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी एक बार आपको रिवाइज कराने के लिए, ताकि आपको अगर कोई बच्चा भूल गया है, ठीक है, तो फिर से एक बार ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि बीच बीच में ऐसे टर्म्स आते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे, ताकि आपकी परेशानी कम से कम हो। इसलिए ये सारी चीज़ें अभी नोट कर लो एक बार कॉपी में, आगे जाकर आपके काफ़ी काम आने वाली हैं ये सब। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बच्चे हमें जानना है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कितने लोग मुझे बता पाएंगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके बताना स्टार्ट करो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं ये भी साथ साथ मुझे बताइएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है और रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं। चलिए थोड़ा सा बच्चे मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और रेफ्रिजरेंट क्या होता है। चलिए ध्यान से सुनना बच्चे, हमारे पास क्या है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, मैंने एक ब्लॉक लिया इस तरह से और मैंने कहा कि इसमें कोई सब्सटेंस भरा हुआ है, कोई पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है।
और ये जो सब्सटेंस है, मैंने कहा कि इसका जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, एम्बियंट के बराबर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर ही है। मैंने कहा स्टार्टिंग में इसका जो टेम्परेचर है ये 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और बाहर का जो तापमान है ये भी कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए फिर बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह लगाकर, ठीक है, हम इससे कुछ हीट बाहर निकाल देते हैं, कुछ हीट इससे बाहर निकाल देंगे, और यह जो सब्सटेंस होगा यह एम्बियंट से कम टेम्परेचर पर आ जाता है। मैंने आपसे कहा कि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, और इसका टेम्परेचर एम्बियंट के बराबर ही है, 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसका तापमान और बाहर का तापमान भी कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसे किसी भी मेथड से, किसी भी विधि से क्या करते हैं, इससे कुछ हीट बाहर निकाल देते हैं, तो जैसे जैसे हीट इससे बाहर निकालेंगे इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या करेगा, एम्बियंट के टेम्परेचर से डिक्रीज करेगा। इस पूरी ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, और यह जो इफेक्ट है, ठीक है, ये जो हीट हम बाहर निकाल रहे हैं इसी क्या कहा जाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। चलिए बच्चे फिर एक टर्म यहाँ पर आता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है? ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो आप सभी इस वर्ड को यूज करते होंगे, बार बार इस वर्ड को यूज किया होगा। जैसे आपके घर में कोई रेफ्रिजरेटर होगा या फ्रिज रखा हुआ होगा, तो क्या बोलते हैं कि जल्दी से दरवाजा बंद कर दो इसका, नहीं तो इसकी गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो गैस वर्ड हम बोलते हैं कि गैस निकल गई है, फ्रिज की गैस निकल गई है, रेफ्रिजरेटर की गैस निकल गई है, या हम बोलते हैं एसी जो है एसी की गैस निकल गई है, ठीक है। तो यह जो गैस गैस वर्ड हम यूज करते हैं यही क्या होता है, यही होता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हम एम्बियंट के टेम्परेचर से कम लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर एक सब्सटेंस की हमें जरूरत पड़ती है जो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और बाहर जाकर क्या करेगा, हीट का रिजेक्शन कर देगा। तो यह फ्लूइड जो हम यूज करते हैं इसे ही क्या कहा जाता है, यह सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं इसे ही कहा जाता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं पूरी प्रोसेस किस तरह से होती है। बच्चे अगर हम सिंपल बात करें VCRS की, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, ठीक है, तो एक बार इसकी प्रोसेस जान लेते हैं कि रेफ्रिजरेंट यहाँ पर क्या काम करेगा और किस तरह से करेगा। चलिए एक बार पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा कि पूरी प्रोसेस किस तरह से होती है। चलिए एक बार साइकिल बना लेते हैं पूरी। ये हो गया आपका इवेपोरेटर, इधर लगा दिया मैंने कंप्रेसर, इधर लगा दिया कंडेंसर, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक्सपेंशन डिवाइस, और ये आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट हो, ठीक है। चलिए तो बच्चे यहाँ पर क्या लगा होता है, इवेपोरेटर लगा होता है, ठीक है, और इस पूरी साइकिल के अंदर जो हमारा जो सब्सटेंस फ्लो करता है वही क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है। अगर इसमें साइकिल की बात करूंगा, इस साइकिल में एक सब्सटेंस फ्लो करता है, और यही सब्सटेंस, यही पदार्थ हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, जो क्या करेगा, इवेपोरेटर में जाकर हीट को एब्जॉर्ब करता है, और कंडेंसर में जाकर हीट का रिजेक्शन कर देता है, ठीक है। एक फ्लूइड होता है जनरली, यह फ्लूइड जब इवेपोरेटर में जाएगा तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मान लिया अगर एसी की हम बात करें, तो एसी में जब आप सामने से देखोगे तो आपको पतली पतली सी ट्यूब दिखाई देंगी, ये क्या होती हैं, इवेपोरेटर ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर ट्यूब से पास करता है तो रेफ्रिजरेंट का तापमान बहुत कम होता है, ठीक है। क्या मैंने आपसे कहा कि रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर ट्यूब से पास करता है तो इसका तापमान कम होगा, इसका टेम्परेचर, ठीक है, कैसा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और ये इवेपोरेटर रूम की तरफ लगा होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे ही रेफ्रिजरेंट इन ट्यूब से पास करेगा तो रूम से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और रूम कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जब यह कंडेंसर में जाता है, ठीक है, तो कंडेंसर में जाने के बाद क्या कर देता है, एम्बियंट में हीट का रिजेक्शन कर देता है, ठीक है। तो इवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होगा ये जितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो जितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बच्चे हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को क्या कहा जाता है हिंदी में, प्रशीतन प्रभाव, ठीक है। क्या होता है, यह गर्मी की वह मात्रा है, ठीक है, गर्मी भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर उष्मा भी वर्ड बिल्कुल यूज किया जा सकता है।
ठीक है, दोनों ही वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है ऊष्मा की वह मात्रा है जो आसपास के तापमान की तुलना में कम तापमान प्रदान करने और बनाए रखने के लिए स्टोरेज स्पेस सिस्टम से निकालने के लिए आवश्यक है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड मेंटेन लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम को अगर हमें एम्बियंट के तापमान से, ठीक है, सराउंडिंग के तापमान से कम तापमान पर रखना है, तो यहाँ से कुछ हीट को, कुछ उष्मा को हमें बाहर निकालना पड़ेगा और इस हीट या उष्मा को ही क्या कहा जाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक सिस्टम है, मान लिया पानी की ही बोतल है। ठीक है, इस पानी की बोतल का टेम्परेचर हमें एम्बियंट का जो टेम्परेचर है इससे कम करना है, तो इससे कुछ हीट को हमें बाहर निकालना पड़ेगा और ये हीट या उष्मा जो हम इससे बाहर निकालते हैं इसे ही कहा जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड मेंटेन लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, फिर बात आती है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो बच्चे, इस हीट को जो निकालने में हेल्प करता है, ठीक है, जिस सब्सटेंस की हेल्प से हम इस हीट को बाहर निकालते हैं, इसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इट इज ए वर्किंग फ्लूइड और वर्किंग सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझने के लिए जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया कि हम बार बार बोलते हैं कि गैस निकल गई है, गैस निकल जाएगी, या गैस खत्म हो गई है, अब फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है, अब एसी ठंडा नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी गैस निकल गई है। तो ये गैस वर्ड जो हम बार बार यूज करते हैं, ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है रेफ्रिजरेंट के लिए। ठीक है, रेफ्रिजरेंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे डिटेल में हम पढ़ेंगे और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक बार आपका ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं और क्या क्या चीजें आपको इसके लिए याद रखनी है। ठीक, चलिए तो एक बार यहाँ तक देखिएगा, किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछ सकता है, नहीं तो हम बढ़ते हैं फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमने जाना कि जितनी हीट हमें बाहर निकालनी होगी किसी भी सब्सटेंस को एम्बियंट के टेम्परेचर से कम पर लाने के लिए, ये हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, और जिस भी सब्सटेंस की हेल्प से हम ऐसा कर पाते हैं ये होता है आपका रेफ्रिजरेंट। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हमारा जो है ये है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। चलिए तो देखते हैं कितने लोग जानते हैं कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है। ठीक है, ये वर्ड आपने बहुत बार यूज किया होगा। ठीक है, और सभी जानते होंगे इसके बारे में। जैसे आप एसी लेने जाओ तो जनरली ये पूछा जाता है कि कितने टन का एसी है। ठीक है, तो यहीं से निकल कर आती है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, टी आर, वेरी गुड। तो ये टी आर क्या होती है, ये टी आर होती है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का है, कितने टन का है, ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, और यहीं से निकल कर आती है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि रेफ्रिजरेशन की इकाई। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं कि प्रशीतन की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको यही याद रखना है कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होगी, तो ये होती है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लिख देते हैं टी आर। ठीक है, टी का मतलब यहाँ पर है टन और आर का मतलब हो गया रेफ्रिजरेशन। तो ये क्वेश्चन पेपर में आपका बहुत बार पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है, तो सीधा याद रखिएगा टी आर। ठीक है, और टी आर का मतलब क्या है, यहाँ पर टी यानी कि टन और आर का मतलब रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो टी आर क्या होती है, टी आर होती है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। फिर आपसे पूछा जाता है कि 1 TR कितना होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे 1 TR की,
तो 1 TR आपका होता है 3.5 किलोवाट, ठीक है। अगर इसे हम किलोजूल पर मिनट में देखें तो ये आपका हो जाता है 210 किलोजूल पर मिनट, ठीक है। और अगर हम बात करें किलो कैलोरी पर मिनट में तो ये आपका हो जाता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट, ठीक है। चलिए, तो बच्चे इसे याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है, ठीक है। मैं आपको एक बार समझा देता हूं ये पूरा इसका मतलब है क्या। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चे क्या मैंने आपको बताया, अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की, ठीक है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की अगर हम बात करें, यह यूनिट क्या होती है, ठीक है, ये होती है TR। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है, TR, ठीक है। और TR का मतलब क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। और 1 TR जो होता है, सिंपल ये याद रखिएगा कि 1 TR जो होता है 3.5 किलो वोट के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 3.5 किलो, और वोट सभी को पता होगा ये होता है जूल पर सेकंड, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है क्या बच्चे, अगर बच्चे मैंने ये सिंपल मेरा रूम हो गया, ये कमरा हो गया, ठीक है, और इस रूम में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक विंडो एसी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक विंडो एसी लगा हुआ है। विंडो एसी क्या होता है, विंडो एसी वो एसी होता है जिसमें इवेपोरेटर, ठीक है, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस सारी एक साथ लगी होती हैं, ठीक है, एक ही बॉक्स के अंदर होती हैं। इसे कहा जाता है विंडो एसी, ठीक है। एक आपका होता है विंडो एसी और एक आपका होता है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में आपने देखा होगा कि कंप्रेसर जो होता है वो अलग रखा होता है, लेकिन अगर विंडो एसी की हम बात करेंगे, विंडो एसी में यहाँ पर इवेपोरेटर, ठीक है, ये कंप्रेसर, यहाँ पर कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है, ये सारी एक ही जगह लगी होती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है विंडो एसी। चलिए, तो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है TR, ठीक है। TR को कहा जाता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। अगर 1 TR की हम बात करें, 1 TR आपका होता है 3.5 किलोवाट के बराबर, ठीक है। अगर इसे हम लिख लें वाट को जूल पर सेकंड में तो ये हो जाएगा 3.5 किलो जूल पर सेकंड, ठीक है। चलिए, तो बच्चे अगर मैंने 1 TR कैपेसिटी का एसी लगाया हुआ है, ठीक है, 1 TR कैपेसिटी का विंडो एसी मेरे पास है, तो यह एसी क्या कर रहा होगा, यह एसी कमरे से, ठीक है, हर सेकंड 3.5 किलो जूल हीट को बाहर फेंक रहा होगा, ठीक है। इसका जो कूलिंग इफेक्ट होगा ये कितना हो जाएगा, यह हर सेकंड 3.5 किलो जूल इतनी हीट को पर सेकंड यह बाहर निकाल रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है TR यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि इसे अलग अलग यूनिट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें किलो जूल पर मिनट में, तो किलो जूल पर मिनट में सिंपल आप ये याद रखिएगा कि किलो जूल पर सेकंड में कितना होता है, ठीक है। तो किलो जूल पर सेकंड में कितना है, 3.5 किलो जूल पर सेकंड। अगर पर मिनट हमें कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.5 इंटू 60, 3.5 इंटू 60 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। और अगर हमें इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैलोरी पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको पता ही होगा 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल के बराबर, ठीक है। तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 50 किलो कैलोरी पर मिनट, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है, ये होती है TR यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। फिर आपको याद रखना है कि 1 TR कितना होता है, 1 TR होता है 3.5 किलोवाट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किलो जूल पर मिनट में तो ये आपका हो जाता है 210 किलो जूल पर मिनट। और अगर हम बात करेंगे किलो कैलोरी पर मिनट में तो ये आपका होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात होगी बच्चे की, ये इसकी यूनिट होती है। अब बात आती है कि ये यूनिट निकालते कैसे हैं, ठीक है, ये इसे निकालने के लिए क्या स्टैंडर्ड रखा गया है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, TR को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। TR होता क्या है,
तो बच्चे टीआर को डिफाइन करने के लिए इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे कि हमने पानी लिया, ठीक है, हमने पानी लिया और इसका मास कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है 1 टन, ठीक है। हमने 1 टन पानी लिया, ठीक है, हमने 1 टन पानी लिया, ठीक है। और यह पानी जो था, यह था स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। हमने 1 टन पानी लिया और यह पानी 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर था, ठीक है। अब इस पानी को हमें कन्वर्ट करना है, इस 1 टन पानी को हमें कन्वर्ट करना है 1 टन आइस में, ठीक है। इस पानी को हमें 1 टन आइस में कन्वर्ट करना है, यानी कि बर्फ में कन्वर्ट करना है, और वो भी कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चे, हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 टन पानी है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है इसे बर्फ में कन्वर्ट करने के लिए यहां से हमें कुछ हीट यानी कि उष्मा बाहर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और यह किसके बराबर होगी, यह होगी इसके लेटेंट हीट के बराबर, यानी कि Q इज इक्वल टू ml, ठीक है। तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी था, ठीक है, पानी का द्रव्यमान यानी कि मास कितना था, 1 टन था, ठीक है। और हमने इसे कन्वर्ट कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में, ठीक है। और कितने टाइम में, 24 घंटे में, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने रात को, ठीक है, पानी रखा, फ्रीज में रख दिया पानी आपने, 1 टन पानी, ठीक है। 1 टन पानी आपने लिया 0 डिग्री सेल्सियस पर और इसे बर्फ जमने के लिए रख दिया, ठीक है। और 24 घंटे बाद, पूरे 24 घंटे बाद आपको क्या मिली, 1 टन की बर्फ मिली 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसा करने में जितनी हीट हम इससे बाहर निकाल रहे होंगे, यही क्या होती है, यही होती है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को, 1 टन मास है इसका, इसे 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में कन्वर्ट करना है, वो भी 24 घंटे में या एक दिन में, ठीक है। ऐसा करने के लिए जितनी हीट हम इससे बाहर निकाल रहे होंगे, इसे ही कहा जाता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो यह गर्मी या उष्मा की वह मात्रा है, ठीक है, यह गर्मी या उष्मा की वह मात्रा है जो एक दिन या 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 टन पानी को 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर बर्फ में बदलने के लिए, निकालने के लिए आवश्यक है, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इक्विवेलेंट आइस एट द 0 डिग्री सेल्सियस इन ए डे और 24 आवर्स, ठीक है। चलिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी था जिसका द्रव्यमान कितना था, 1 टन, ठीक है। आपने 24 घंटे में इसे 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में कन्वर्ट कर दिया है, और ऐसा करने में जितनी हीट आप इससे बाहर निकाल रहे होंगे, यही क्या होती है, यही होती है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। एक बार यहां तक देखिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में एक क्वेश्चन, ठीक है, इस स्लाइड से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल 3 या 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या याद रखना है कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होती क्या है, टीआर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है। टीआर का मतलब क्या है, टीआर का मतलब होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। यह होता कितना है, ये होता है 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट इज इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस का पानी था जिसका मास था 1 टन, ठीक है। हमने इसे 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में कन्वर्ट कर दिया, और ऐसा करने में 24 घंटे में जितनी हीट हमने इससे बाहर निकाली होगी, इसे ही कहा जाता है TR यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। चलिए, तो यहां तक एक बार देखिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, बहुत अच्छे, क्लियर है, वेरी गुड। बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी इजी चीजें हैं, और क्वेश्चन सीधे पेपर में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो अभी हमने देखा ट्रिपल पॉइंट, फिर हमने जाना ये ट्रिपल पॉइंट, ये जो कर्व बनते हैं किस तरह से बनते हैं, फिर हमने जाना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट,
फिर हमने बात की रेफ्रिजरेंट की, और फिर हमने बात की यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, इसरो में पूछा गया है, और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल पाते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट के आपको, आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे उन्हें एकदम चमका देगा। चलिए जल्दी से करिएगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी जितनी भी थ्योरी अभी तक हुई है ये सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझते बिल्कुल ध्यान से, बड़े प्यार से समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर कर देगा। ठीक है बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है, इन सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, आपको निकालना है कि एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट देने के लिए कितनी पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, गिवन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये किसके इक्वल है, 3025 किलो कैलोरी पर आर के इक्वल है। ठीक है, इनलेट टेम्परेचर आपको गिवन है, ठीक है, इतना, और आउटलेट टेम्परेचर आपको गिवन है इतना, और स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है इतनी। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, है क्या है। देखिए हमारे पास क्या है, एक सेल एंड ट्यूब वाटर कंडेंसर। ठीक है, एक हमारे पास इस तरह से सेल एंड ट्यूब वाटर कंडेंसर। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी आपको गिवन है 1 TR। चलिए अब बच्चे दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको पेपर में 1 TR की वैल्यू नहीं गिवन है, तो जो यूनिट मैंने आपको भी लिखाई है, आपको 1 TR की सिर्फ यही वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको 1 TR की वैल्यू नहीं गिवन है, एग्जामिनर अपने पास से लिखकर कुछ नहीं देता है। ठीक है, तो जो वैल्यूज मैंने आपको लिखाई है सीधी यही वैल्यू याद रखिएगा, और जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, ठीक है, या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधे से सोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अपने पास से वैल्यू देता है कुछ, तो उस टाइम पर आपको वही वैल्यू कंसीडर करनी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट इज इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे बच्चे, तो यहां पर इसने 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू अपने पास से दे दी है। ठीक है, तो अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू इसने दी है यहां पर हम इन्हीं वैल्यूज का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है कि हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, जिसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, यह है 1 TR के बराबर। ठीक है, यानी कि यह जो इससे हीट बाहर निकाल रहा होगा, ठीक है, यह कितनी हीट इससे बाहर निकालेगा, यह इससे हीट बाहर निकालेगा 3025 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, और यह सिस्टम क्या कर रहा होगा, यह सिस्टम इससे 3025 किलो कैलोरी पर आवर इतनी हीट बाहर निकाल रहा होगा। ठीक है, और यह ठंडा किसे कर रहा है, यह ठंडा कर रहा है पानी को। ठीक है, इसके अंदर यहां से पानी अंदर जाएगा, ट्यूब के थ्रू पानी अंदर जाएगा, और यहां से बाहर निकाल रहा होगा। ठीक है, यहां से पानी ने अंदर एंटर करा, और यहां से पानी बाहर निकाल रहा होगा। ठीक है,
तो जब पानी इसके अंदर एंटर करेगा उस टाइम पर जो टेम्परेचर है पानी का कितना है 32.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी जब एंटर करेगा तो तापमान है 32.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पानी जब एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ से पानी से इसने इतनी हीट बाहर निकाल दी है। ठीक है, देखिएगा कितनी हीट बाहर निकाल रहा है। चलिए, शायद कोई टेक्निकल इश्यू है, आपकी विंडो ये रुक गई होगी पूरी और ऐसा लग रहा है कि ये शायद बीच में ही बंद करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम पूरा हिल गया है और कुछ प्रॉब्लम आ गई ही है।